आर्टिकल 38 ये पढ़ना है ना। 37 हो गया था। ये जो 3 क्लास का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये खाली 31 अक्टूबर तक का है। 31 अक्टूबर के बाद से आपकी 2 क्लासेस हो जाएंगी। जब तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये 3 है, तभी तक आपकी क्लासेस चलेंगी। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक एक दिन में 3 क्लास चलेंगी, और 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से 30 अप्रैल तक 2-2 क्लास चलेंगी। आई बात समझ में? क्या चलेंगी? तब 2-2 क्लास चलेंगी। जब ठंड आ जाएगा तो कितनी क्लास हो जाएगी? 2। 4 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। ये खाली कष्ट कितने महीनों का है? 1 महीना बीती गया, 3 महीने का कष्ट है। नहीं, मैंने बता रहे हैं जो लोग दूर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तब 4 बजे क्लास क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। अनुच्छेद 38 पढ़िए भाई, कौन पढ़ेगा? आर्टिकल 38। हाँ, राज्य लोक कल्याण, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें 2 क्लास है बेटा, एक क्लास 1 है और एक क्लास 2 है। क्लास 1 पढ़िए। देखो 1 मिनट। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करेगा। अनुप्राणित और ठीक है। अनुप्रमाणित करे। देखो भाई, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। तो अनुप्रमाणित क्या करेगा उसको? यही तो लिखा है भाई, सही तो लिखा था। अनुप्रमाणित नहीं, ये सही है। अनुप्रमाणित करेगा। अब समझिए, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की क्या हो? स्थापना कर सके। ठीक, ये हम आपको उसी में प्रियम्बल में ही पढ़ा दिए थे। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये प्रस्तावना में ही हमने डिस्कस कर लिया था। और जीवन को आने की राज्य ऐसी संस्थाओं का निर्माण करे जैसे मेडिकल कॉलेज, IIM, रिसर्च सेंटर, जो जीवन को क्या करे? अपलिफ्ट करे। जो जीवन से संबंधित जो संस्थाएं हैं
उनको इस तरह से अनुप्रमाणित करे कि जिससे कि लोक कल्याण की क्या हो, अभिवृद्धि हो। सरकार मेडिकल कॉलेज क्यों खोलती है, रिसर्च सेंटर क्यों खोलती है, बीज जो सर्टिफाइड बीज किसानों को क्यों देती है, आप इसका प्रयोग करिए, इस दवा का प्रयोग मत करिए। यानी सरकार की ये ड्यूटी है कि जो भी संस्थाएं हैं जो राष्ट्र के निर्माण में लोगों के कल्याण के लिए स्थापित की गई हैं, वो सही तरीके से क्या करें, काम करें। आई बात समझ में? ऐसी संस्थाओं का क्या करे, निर्माण करे। आजकल देखिए सरकार नए नए स्कूल खोल रही है। आई बात समझ में? जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2-3 जगह पूरे यूपी में खोला गया है, एक लखनऊ में, एक शाहजहांपुर में, एक देवरिया में। यहाँ आईटी और नीट की पढ़ाई होती है। अलग अलग शहरों में वो अटल योजना के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं, आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, आश्रम पद्धति को मजबूत किया जा रहा है। यानी कि जिससे लोगों का कल्याण हो, ऐसी संस्थाओं को क्या करे, स्थापना करे और वो सही से काम करे। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिससे लोगों का क्या हो, कल्याण हो, लोगों का विकास हो। आई बात समझ में? दूसरा बताइए, सेकंड वाला। राज्य जो है आय की जो असमानता है, आय की असमानताओं को क्या करेगी, कम करने का प्रयास करेगी। कम करने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। ऐसी राज्य व्यवस्था बनाए। और आगे पढ़िए। अच्छा, अब ये नहीं कि अगर एक ही समाज के या लोग व्यक्ति हैं, अलग अलग जो लोग व्यवसाय में लगे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस, तो सभी लोगों को, जितने भी भारत में लोग हैं, सभी लोगों के बीच जो असमानता है, जो अमीरी और गरीबी की खाई है, इसको सरकार क्या करेगी, धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेगी। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो डेटा है, वो ये बता रहा है कि अमीरी गरीबी की जो खाई है बीच की, ये कम होने के बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है। गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। यानी कि कहीं न कहीं हमारी जो वेलफेयर स्कीम पॉलिसी है, वो सही से काम नहीं कर रही है। अब जैसे गांव में किसानों के लिए या गांव में गांव वालों के विकास के लिए पैसा जाता है, अभी प्रधानी का चुनाव आएगा, पूरे गांव को शराब पिलाया जाएगा, पूरे गांव का को पैसा दिया जाएगा, सब कुछ बांटा जाएगा। अब जब सब पहले ही प्रधान खर्च कर लेगा, जब वो प्रधान बन जाएगा, तो जितना सरकार विकास के लिए फंड भेजेगी, वो क्या करेगा, उसमें से अपना पेट भरेगा। तो गांव का विकास होगा नहीं। ये समस्या हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन पे है। जो गरीब है, जिनको आवास मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, कोटा का राशन चावल मिलना चाहिए, लोगों को मनरेगा में काम मिलना चाहिए, वो सब क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। या उसमें बंदर बांट होगा, दिखाने का कुछ, करने का कुछ। इससे जो लोगों की आर्थिक जीवन असमानता कैसे कम होगी। हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो रिसोर्स है, उस पर कब्जा कुछ चंद लोगों का है। लोगों तक जो सरकार भेज रही है, वह लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, लोग बीच में ही खा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेंशन के हकदार हैं, उनको नहीं मिलता है, और जिनको पेंशन के हकदार नहीं है, उनको मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राशन नहीं मिलना चाहिए, तब भी मिलता है, और जिनको मिलना चाहिए वो लोग भटक रहे हैं। आप समाज कल्याण में या किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठ जाइए, यहाँ आपको दिन भर में 10-20 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे, साहब हमारा पेंशन नहीं आ रहा है, साहब हमको राशन नहीं मिल रहा है, साहब हमको ये चीज नहीं मिल रही है। ये समस्या अपने यहाँ बहुत है। आने की कार्यक्रमों के इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर समस्याएं बहुत ज्यादा। क्लियर, समझ में आया ये?
हमने नोट्स में सब लिख दिया, वहां से नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आर्टिकल 39, पढ़िए। चलो, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, इसमें ABCD करके दिया हुआ है, क्यों भाई? तो इसमें सबसे पहले A वाला पढ़िए। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो आजीविका के साधन है, इस पर दोनों की समान पहुंच होनी चाहिए। अब इसको समझिए। देखिए, नॉर्मली हमारा जो देश है ये पुरुष प्रधान देश है। अगर कभी बाबा या दादा की मौत होती है तो प्रॉपर्टी मम्मी के नाम से ट्रांसफर नहीं होता है, किसके नाम से होता है? पापा के नाम से होता है। ठीक, अपने यहाँ महिलाएं ज्यादातर वर्किंग वोमेन है, घर में काम करती हैं। अच्छा, पहले क्या था, जैसे आर्मी है, CRPF है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां महिलाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। जैसे आपके यहाँ जो सांसद हैं, पता है कितने % सांसद हैं? 12 से 13% ही सांसद। टोटल शायद 74 या 75 आपके महिला सांसद हैं। 543 में 675 महिलाएं सांसद। यही हाल स्टेट में है, 44-45 जो भी हो, 50 के नियर अबाउट, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा। इतने ही विधायक हैं, 403, मुश्किल से हार्डली 50 के आसपास, 42 की 47 ऐसे कुछ। बाकी सब पुरुषों का कब्जा है। आने की जो आजीविका के संसाधन है, नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उद्योग धंधे हैं, इसमें महिलाओं का जो कंट्रोल है वो नहीं है। नॉर्मली किसके कंट्रोल में है? पुरुषों के कंट्रोल में। तो जितने भी आजीविका के संसाधन होंगे, बिजनेस से लेकर के, नौकरी से लेकर के, राजनीति से लेकर के, प्रधानी से लेकर के, किसी भी पद पर इन दोनों की पहुंच बराबर होनी चाहिए। यानी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले आर्मी में महिलाएं नहीं जाती थी, CRPF BSF में महिलाएं नहीं जाती थी। अब दरवाजे उनके लिए भी क्या कर दिए गए? खोल दिए। तो राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जिसमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसीलिए देखिए, सरकार कहती है महिला के नाम से घर लिखवाओगे जमीन तो आपको रजिस्ट्री में छूट मिलेगी। इसीलिए सरकार क्या करती है? इसको प्रमोट करती है कि महिलाओं के पास भी, महिलाओं का भी वुमेन एम्पावरमेंट हो, संसाधन उनके भी कब्जे में हो। जैसे हम ही लोग हैं, फादर सर्विस करते, मदर तो करती नहीं थी। कभी पैसा मांगना होता था तो किससे मिलता था? पापा, क्योंकि मम्मी तो हाउस का, समझ रही है। अब जिसकी मदर भी सर्विस करेगी तो क्यों पापा पैसा मांगता? मम्मी से मांगते है कि नहीं? तो स्त्री और पुरुष दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये कहता है। अगला B बताइए। समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं, इसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम अब देखिए, जो भौतिक संसाधन है इसका क्या मतलब? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके जैसे पेट्रोल पंप है, इसका ठेका होता है, शराब का ठेका होता है। अगर मान लीजिए एक ही आदमी को सारे जिले का शराब का ठेका मिल जाए, या पूरे जिले के पेट्रोल पंप एक ही आदमी के नाम हो जाए, तो रिसोर्स क्या होंगे? एक ही आदमी के पास एक्यूमुलेट हो जाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे? तो जो भौतिक संसाधन है, जैसे कभी नदी का ठेका होता है, रोड का ठेका होता है, जंगल का ठेका होता है,
मछली पकड़ने का भी ठेका होता है, तालाब है उसका ठेका होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपके शराब की लॉटरी निकलती है, देसी का अलग, अंग्रेजी का अलग, कंपोजिट दुकान अलग, ऐसे पेट्रोल पंप के लिए ठेके निकाले जाते हैं। तो जितने भी देश के कोयला खनन के लिए ठेके निकाले जाते हैं, माइनिंग के लिए, तो जितने भी हमारे देश के भौतिक संसाधन हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करिए कि जिससे धन का कंसंट्रेशन ना हो, सारी चीजें एक ही आदमी के हाथ में ना जाए। अब जैसे लोग आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर कि सारा ठेका अडानी अंबानी को, किसको सारा ठेका किसको मिल रहा है? अडानी अंबानी को। बाकी लोग क्या करेंगे? अगर एक ही दो ग्रुप को आगे बढ़ाया जाएगा तो देश में क्या होगी? असमानता फैलेगी, इससे अमीरी और गरीबी की खाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसलिए जो भौतिक संसाधन है, जितने भी इस तरीके के काम है, उनको अलग अलग ग्रुप में सबको मिलना चाहिए। आई बात समझिए। अगला, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का हाँ, यही जो भौतिक संसाधन है, इनका नियंत्रण और उत्पादन इस तरह से हो कि जिसका कंसंट्रेशन ना हो। तो ये जो संसाधन है, जो ये चीजें हैं, ये एक ही आदमी का स्वामित्व ना हो, एक ही आदमी के अंदर सारी चीजें कंट्रोल ना हो। इसको इस तरह से बांटो कि लोगों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैले। इसीलिए देखिए, एक आदमी के नाम से मैक्सिमम 2 ही दुकान निकलती है। जिले में अगर 200 दुकानें हैं तो 200 दुकान एक ही आदमी को नहीं मिल जाएगा। एक आदमी को मैक्सिमम कितनी मिलती है? 2 दुकान। एक आदमी मैक्सिमम 2 पेट्रोल पंप। इसीलिए सरकार ने बना रखा है कि जिससे धन का कंसंट्रेशन ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और विकास हर जगह पहुंचे। आई बात समझ में? अब देखो, अपने भारत में 20% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 80% कब्जा है, और बाकी 80% जो लोग हैं वो खाली 20% संसाधन में जीते हैं, खाली 20% में जीते हैं। यानी कि गरीबों की संख्या हमारे देश में बहुत है, और अमीर लोग इतने हैं कि वो पैसा नहीं खर्च कर पाते, इतना पैसा है उन लोगों के पास। और एक आम आदमी जो दिन भर मजदूरी करता है, तो शाम में उसके घर क्या बनता है? चूल्हा जलता है। या जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जब उनकी सैलरी एक महीने की 30-40 हजार आती है, अभी 2 महीने सैलरी रुक जाए तो हाय तौबा मच जाएगी, सारे काम क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। आई बात समझ में? अगला बोलिए। अब देखिए, आर्टिकल 39 का डी ये कहता है समान काम के लिए, समान काम के लिए समान वेतन। अब देखो बेटा, अगर एक महिला है और एक पुरुष है, एक पुरुष एक दिन में 10 चटाई की बुनाई करता है, जानते हैं चटाई? और महिला मान लीजिए 8 करती, 8 चटाई बुनती है। मान लीजिए कंपनी सरकारी है या प्राइवेट है, दोनों के काम में देखो, इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, इनकी क्वांटिटी कम है। अब ये कहता है समान काम के लिए समान वेतन, तो क्या मिलेगा? दोनों को बराबर वेतन मिलेगा। बराबर पैसा मिलेगा? मिलेगा। यहाँ वर्क ऑफ नेचर समान होना चाहिए। वर्क ऑफ नेचर यानी कि कार्य की जो प्रकृति है वो समान हो। अमाउंट ऑफ वर्क नहीं, कार्य की मात्रा नहीं। कार्य की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कार्य की प्रकृति सेम होनी चाहिए, तो सेम वेतन मिले। अब जैसे मान लीजिए ऑफिस में 2 बाबू हैं,
आप लोग काम कराने कहीं जाते होंगे या रेलवे में टिकट कुछ बाबू होते हैं खटाखट टाइप करते हैं, 10 मिनट के अंदर उनके पास लाइन नहीं लगी होती है, कितने होते लगता है बाप के सर पे मार रहे हैं, एक एक बटन देख सकते ऐसे करते हैं कि नहीं। काम दोनों करेंगे, एक ज्यादा करता है एक कम करता है, लेकिन वेतन दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। आई बात समझ में? यहाँ अमाउंट ऑफ वर्क नहीं, अगर काम का नेचर एक जैसा है तो वेतन भी एक जैसा। अगर एक महिला प्रोफेसर है पुरुष प्रोफेसर है, या एक महिला कांस्टेबल है पुरुष कांस्टेबल है, तो दोनों की सैलरी क्या होगी, बराबर, कम ज्यादा नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? कमी है, अरे महिला लोग बैठी है दौड़ा लेंगी, भाग नहीं पाओगे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बात तो सही है, पैसा उतने मिलेगा चाहे काम ज्यादा करो चाहे काम कम करो, बिल्कुल। अच्छा अगला पढ़िए भाई। देखिए इस आर्टिकल 39 का ही है भाई, ये कहता है चाहे महिला हो या पुरुष या बालक खार करके बच्चे हो, इनको मजबूर हो करके ऐसा कोई काम ना करना पड़े कि जिससे इनका सुकुमार अवस्था या महिलाओं का शोषण हो। कभी कभी आप देखते होंगे गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे लेबर बन जाते हैं, गरीबी के कारण बहुत सारी महिलाएं गलत रास्ते पे चली जाती हैं, तो उनका किसी भी तरह से शोषण ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। कोई बच्चा, कोई माँ, कोई बालक गरीबी की अवस्था में ऐसा कोई काम करने पे मजबूर ना हो कि जिससे उनका सुकुमार अवस्था, जो उनके डेवलपमेंट, बॉडी का उनका डेवलपमेंट होना है, वह सुकुमार अवस्था प्रभावित ना हो। ऐसी सरकार क्या करेगी, व्यवस्था बनाएगी। इसीलिए देखिए सरकार आश्रम पद्धति की स्कूल बनाते थे, एटीएस स्कूल कहते हैं। आपके जिले में भी है, इधर कहीं बांसी साइड में है, आपके जिले में भी है। जो बच्चे गरीब होते हैं उनको सरकार अपने आवासीय विद्यालय देती है, वहां रहना, खाना, पढ़ना, किताब कॉपी सब कुछ क्या है, फ्री। वहां पे कोई पैसा नहीं लगता है। तो सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। इसीलिए मिड डे मील योजना चलाई गई कि बच्चे खाएंगे भी और पढ़ेंगे भी, इसे माँ बाप पर बोझ ना हो। या इसके लिए आश्रम पद्धति स्कूल खोल दिया गया कि जो माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा नहीं वहन कर पा रहे हैं, उनको नहीं खिला पिला पा रहे हैं, उन बच्चों को उस स्कूल में क्या कर दिया जाए, भर्ती कर दिया जाए। ये चीजें हैं कि कोई भी इंसान, माँ बाप या औरत या कोई बच्चा अपने गरीबी या मजबूरी के कारण कहीं ऐसे काम में करने से मजबूर ना हो, उनके लिए सरकार स्पेशल व्यवस्था बनाएगी। इसे देखिए बच्चों के लिए एक जब बच्चा पैदा होता है उसका एक कार्ड बन जाता है टीका का, 6 महीने का टीका, साल भर का टीका, 2 साल का टीका, सरकार क्या करती है, फ्री में लगवाती है। ये सब सारी चीजें इसी के अंतर्गत सरकार संचालित करती है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब अगला है निःशुल्क विधिक सहायता, यही तो है रही, बताओ। हाँ, जो कहते हैं जो बच्चे हैं, बालक हैं, ये देश के क्या हैं, भविष्य हैं। तो सरकार इनको आगे बढ़ाने के लिए, ये स्वस्थ रहें, ठीक से पढ़े लिखे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, व्यवस्था। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र जानते हैं, वहां पे क्या मिलता है, पंजीरी मिलता है, खाने पीने की चीजें मिलती है, खेलने को। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र क्या क्या मिलता है वहां,
किताबें मिलती हैं, नाश्ता पानी भी शायद मिल जाता है, कभी कभी फ्रूट भी आ जाता है, पंजीरियां बढ़ती हैं। ये सारी व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों में की गई है कि बच्चे, किसी के बच्चे कुपोषण ना हो, कुपोषित ना हो, उनका फिजिकली विकास सही ढंग से हो। राज्य ऐसा उनके लिए क्या करेगी? प्रयास करे। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल या अनुच्छेद 39 का ए लिखिए चाहे क लिखिए। निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक, पढ़िए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो भाई। हाँ, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विधिकतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्भरता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। तो विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से, चलो छोड़ दो। देखो, कोई भी गरीब अपने गरीबी के कारण न्याय से वंचित ना हो, न्याय से वंचित ना हो। जैसे कुछ लोग पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, तो सरकार उन्हें क्या करती है? विधिक सहायता, अगर मान लीजिए उनको अपना सरकारी वकील की व्यवस्था कर देती है, यानी कि कोई व्यक्ति गरीबी के कारण न्याय से वंचित ना हो, इसके लिए सरकार क्या करती है? अपने तरफ से अपने खर्चे को उस व्यक्ति को सरकारी वकील प्रोवाइड कर देती है। यानी कि न्याय हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को पैसे रुपए के अभाव में उसको न्याय ना मिले। ठीक, लेकिन समस्या जानते हो, प्रैक्टिकल चीज क्या होता है? सरकारी वकील मुकदमा में हाथ जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि अगले पार्टी से पैसा खा लेता है। तो अक्सर क्या होते हैं? मुकदमा। लेकिन ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि जो लोग अपना वकील नहीं कर सकते हैं, गरीब हैं, पुअर हैं, उनको सरकार अपने तरफ से क्या करे? वकील मुहैया कराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कि विधिक निःशुल्क विधिक सहायता की सालगिरह में है 39A, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहले ये संविधान में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ा गया। क्लियर? अब अगला है ग्राम पंचायतों का गठन। इसमें ये कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन को बनाने के लिए इनको आवश्यक प्राधिकार एवं संसाधन देगी, जिससे यह स्वायत्त रूप से काम कर सके। ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करे। इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विचारधारा गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि अभी बताते हैं आपको। गांधी जी का ये मानना था, वो कहते थे भारत गांव में बसता है। कहाँ बसता है भारत? गांव में बसता है। अगर एक गांव हमारा विकसित होगा तो एक हमारा ब्लॉक विकसित होगा। अगर ब्लॉक विकसित होगा तो जिला विकसित होगा, जिला विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा, राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा। यानी कि सबसे पहले हमें गांव में जो बेसिक सुविधाएं हैं वह पहुंचाना चाहिए।
और गांव के लोग अपने गांव की योजना, गांव के लोग अपने गांव के विकास की योजना स्वयं बनाएं। जैसे मान लीजिए हम एक बाहर के व्यक्ति हैं, मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे किसी गांव में क्या समस्या है हमको क्या पता, लेकिन जो उस गांव का रहेगा उस व्यक्ति को ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, चक्रोड की व्यवस्था नहीं है, विद्यालय नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, गांव में पुस्तकालय नहीं है, मार्केट नहीं है, रोड लाइट नहीं है, खरंजा नहीं है, नाली नहीं है। ये जो डेली की डेली समस्याएं हैं, जो डे टू डे प्रशासन में आएगा, वह गांव का व्यक्ति अच्छी तरीके से समझता है। तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर इन गांवों को हम ये अधिकार दे दें कि अपनी योजना ये खुद बनाए, और योजना बना करके तो योजना इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, अगर इनको हम पैसा दे दें, इस योजना को क्या करेंगे, ये क्रियान्वित करेंगे, उसको लागू करेंगे, इससे गांव का क्या होगा, विकास होगा, गांव इंडिपेंडेंट होंगे। आई बात समझ में, सारी सुविधाएं इंसान को गांव में ही मिल जाएगी। इससे हमारा देश एक गांव विकसित करेगा, ब्लॉक करेगा, जिला, राज्य, तो हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। इसी उद्देश्य से इस आर्टिकल को संविधान में रखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का क्या करे, गठन करे, उनको बनाए और उनको आवश्यक संसाधन, पैसा, पावर मुहैया कराए, जिससे वह स्वतंत्र होकर के ऑटोनॉमस बॉडी के तरह स्वायत्त रूप से क्या कर सके, काम कर सके। ग्राम पंचायती तो बन गई, सब कुछ बन गया, और अब आप सभी लोग कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश से जरूर संबंधित होंगे। अब जिस उद्देश्य से ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या हो रही हैं, असफल साबित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया जो है वहीं से गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। एक ही रोड को तो विधायक जी भी दिखाएंगे हम बनवाए हैं, सांसद जी भी दिखाएंगे हम बनवाए हैं, प्रधान जी दिखाएंगे हम भी अपने फंड से बनवाए हैं। एक ही रोड को 3 लोग दिखा देते हैं, अब बनवाता है एक आदमी, और ऑडिट में सब पास हो जाता है, और फंड क्या होते हैं, ये खा जाते हैं। तो हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या, अगर मान लीजिए गांव में एक एक वोट पता है, ये किसको वोट दिए हैं, ये किसको वोट दिए हैं, अगर इनका समर्थक जीत गया तो इनका काम नहीं करेगा, अगर इनका वाला जीत गया तो इनका वाला काम नहीं करेगा। ये बड़ी समस्या है गांव के स्तर पर बेटा, ये जान लीजिए। ये मतलब डे टू डे प्रशासन में बड़ी समस्या है लोगों में। अगर वो जानते हैं अच्छा ये हम वोट नहीं दिए थे, उस बेचारे का काम ही नहीं करेगा। लेकिन जब आप किसी पब्लिक पद पे बैठे हो, तो आपको चाहे किसी ने वोट किया हो या ना किया हो, आपको काम सबका करना है। ऐसा नहीं कि उनका काम नहीं करोगे, आप सबके प्रधान हो, एक आदमी पे नहीं हो। तो जो भी आपका काम है, जो दायित्व है, वो सबको निर्वहन करना चाहिए। दूसरी चीज, महिलाओं का आरक्षण है प्रधानी में, तो करते क्या है, नाम महिला का, साइन महिला का, और काम कौन करते हैं, प्रधान पति, माने पतिदेव सब जगह जाएंगे, उनको तहां वहां बुलाएंगे जहां मीटिंग होगी, जहां साइन करना होगा, बाकी वो घर के पर्दे के अंदर रहेंगी। प्रधानी कौन चलाएगा, प्रधान पति। लेकिन अब कुछ महिलाएं एक्टिव हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, वो अपना हैंडओवर खुद काम कर लेती हैं, पति को साइड कर देती, कहती हम प्रधान है, मैं काम करूंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कई अनमैरिड लड़कियां प्रधान हैं भाई। एक राजस्थान का मैं देख रहा था एक बार वीडियो, वो लड़की MBA की हुई थी, MBA करके अपने गांव में आई, चुनाव लड़ी और प्रधान जीत गई। तो वो उसने बहुत अच्छा काम किया था, पूरा उसका किसी मैगजीन में निकला हुआ था, मैं पढ़ रहा था उसको, तो उसने बहुत अच्छा काम किया था। पूरे गांव का, स्कूल का, रोड, नाली, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, सब कुछ उसने मेंटेन कर रखा था, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, MBA की हुई थी, तो उसने अच्छा काम किया था। तो कुछ महिलाएं, ऐसा नहीं है कि अच्छा काम, कुछ महिलाएं हैं जो बड़ी एक्टिव हैं, लेकिन कहीं कहीं ज्यादातर महिलाओं को साइड कर दिया जाता है। नाम भरवा करके काम कौन करते हैं, पुरुष।
ये हमारे यहाँ कुछ समस्याएं हैं और बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, वो पंचायती राज में पढ़ाया जाएगा। क्लियर? आर्टिकल 40 क्लियर? पूछा बहुत जाता है एग्जाम में। आर्टिकल 41 चलिए बताइए। शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें कहा जाता है कि राज्य अपने विकास की सीमा या संसाधन की सीमा के अधीन रहते हुए, आगे पढ़ो बेटा। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के और बेकारी, रुक जाओ। शिक्षा पाने, बेकारी, बेरोजगारी भत्ता और बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता और अनहर अभाव की दशा में लोक सहायता आप पाएंगे। अब देखो भाई, अब इसमें क्या है, आर्टिकल 41 क्या कहता है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य के भीतर रहते हुए, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य के भीतर रहते हुए शिक्षा देने का प्रबंध करेगी, जैसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मिड डे मील योजना, कस्तूरबा गांधी, यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय भी चलते हैं। ये सब क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से फ्री। बेकारी, अगर कोई बेरोजगार है तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता भी दे सकती है। एक बार मुलायम सिंह की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की, तो 500 रुपए लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। ठीक। बुढ़ापा है, जिसे 60 साला पेंशन कहते हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है और 80 के बाद और मिलता है, बढ़ जाता है ना, कुछ बढ़ जाता है, तो 60 साला पेंशन। बीमारी, जैसे आयुष्मान कार्ड, या विधायक के पास आप लोग जाते हैं पर्ची लेकर के, तो वो अपना दे देते हैं पैसा अपने फंड से, तो सहायता, तो बीमारी की वजह से। या सरकारी हॉस्पिटल में आप जब जाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो खाली दवा का पैसा लगता है, कोई बेड चार्ज नहीं, डॉक्टर का कोई ऑपरेशन का चार्ज नहीं लगता है। तो सरकार जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, चाहे आयुष्मान कार्ड हो या जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां आपको फ्री में दवाएं मिलती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो अपने यहाँ एक हॉस्पिटल लखनऊ में है, रानी लक्ष्मी भाई, तो वहां उसका टेस्ट था TLC, DLC, हीमोग्लोबिन वगैरह वगैरह। तो उसमें अगर बाहर वो जांच कराते तो कम से कम 1000 रुपए लग जाता। वहां पे क्या हो गया, जांच फ्री में हो गई, तो आदमी का पैसा बचा कि नहीं बचा। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवा भी फ्री और जांच भी फ्री। ये गवर्नमेंट के फायदे, गवर्नमेंट आपको इस तरह से हेल्प करती है। दूसरा, निःशक्तता का मतलब जिसके शरीर में काम करने की शक्ति ना हो, कमजोर हो, वीक पर्सन, तो उसके लिए भी सरकार क्या करती है, जैसे राशन की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था, ठीक है, उसके लिए सरकार करती है। फिर अन्य अभाव के कारण, किसी कारण, गरीबी के कारण, विकलांगता के कारण, अंधेपन के कारण, किसी भी कारण से लोक सहायता पाने के क्या होंगे, अधिकार होगा आपके पास। सरकार आपको क्या करेगी, मदद करेगी। तो जितनी भी वेलफेयर स्कीम चलती है सरकार की, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन, बेकारी, शिक्षा, बीमारी, जितने भी तरह की सरकार की स्कीम चलती है, इसी वेलफेयर के अंतर्गत चलती है। जैसे एक मनरेगा कार्यक्रम है, तो काम पाने का भी अधिकार है,
ठीक है भाई, ये सब सारी चीजें इसी बीपीएससी के अंतर्गत चलाई जाती है। क्लियर? आर्टिकल 42 बताइए। काम की न्याय संगत एवं मानोचित दशाओं का, अरे वह भी होगा मनोचित दशाओं का एवं प्रसूति सहायता का उपबंध। पढ़ दो जरा फटाफट इसको। राष्ट्र काम की न्याय संगत और मानवीय प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उत्पन्न करेगा। अब काम की न्याय संगत दशा क्या होती है? इसके एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे जहां पर महिला और पुरुष दोनों काम करते हो, तो वहां पर महिलाओं के लिए कॉमन रूम अलग, वॉशरूम अलग, जेंट्स के लिए अलग। कहीं पे किसी भी जगह काम करें, जैसे मान लो आपको यहाँ पढ़ना हो, अगर लाइट पंखा ना हो तो आप बैठ पाओगे? तो जहां पे भी आप वर्क करें वहां आपकी सुरक्षा और आप काम अच्छे तरीके से करें, इसकी व्यवस्था करना किसका काम है? राज्य का काम है। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पर अधिकारी हैं और आपके पास 2 प्यून हैं, एक महिला है एक जेंट्स है। मान लो स्टेप सीढ़ी चढ़ के फाइल को एक मतलब मंजिल से दूसरे मंजिल ले जानी है। महिला मान लो प्रेग्नेंट है और एक पुरुष है, आप किसको भेजेंगे? जेंट्स को कि महिला को? पुरुष को भेजेंगे। महिला को ऐसा काम देंगे कि जिससे उसका फिजिकली ऐसा कोई डैमेज ना हो, काम करने में उसे दिक्कत ना हो। तो यह काम की क्या है? न्याय संगत दशा है। तो जो जैसा जिसका बॉडी है इस हिसाब से है, उसको अधिकारी क्या करते हैं? एक तरह से एडजस्ट भी कर देते हैं कि भाई इनको दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो न्याय काम की न्याय संगत दशा हो, उनको रहने की व्यवस्था, कॉमन रूम, वॉशरूम क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। दूसरी चीज प्रसूति सहायता इसमें है। तो जब महिलाओं के 2 शुरू के बेबी होते हैं, 2 स्टार्टिंग के, इसमें सरकार 6,000 रुपए देती है। शुरू के 2 चाइल्ड में कितने मिलता है? टोटल 12,000। और इसी में और है, जो एम्बुलेंस नहीं आती है उसमें फ्री ले आना और फ्री घर पहुंचाना भी शामिल है। हाँ, ले आएगी और ले जाएगी। सारे वैक्सीनेशन, सारे टीका सब क्या होते हैं? फ्री। ये अच्छा, उसके बाद अगर महिला सर्विस वाली है उसको छुट्टी भी मिलती है। अगर वो सर्विस कर रही है, जॉब गवर्नमेंट जॉब में है, तो 6 महीने का आराम से उसे मैंने लिए मिल जाता है। सैलरी पूरी मिलेगी, सर्विस पूरी काउंट होगी। ठीक है, उसको सहायता। आप लोगों को 15 दिन मिलता है, पुरुषों को कितना मिलता है? 15 दिन। आई बात समझ में? महिलाओं को ज्यादा मिलता है। तो ये है इसके अंतर्गत। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं समझने में? अच्छा, आप बताइए और आगे 43 भी समझा दें कि रहने दें, या तो जो पूछना है पूछ लो। यही तो छोड़ दें, बहुत हो गया। आप जो पूछना है वो पूछ लो, 4-5 मिनट। आप मेंस का क्वेश्चन कह रही थी ना, लिख लो। अगर आप लोग लिख पाए तो लिख के ले आइएगा। और ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हम भेजते हैं आजकल में। लिखो, प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द जो लिख पाए लिख के लाइएगा। मेंस का क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, प्रस्तावना में गणतंत्र
प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से जुड़े, प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। मतलब जो इसकी बताए, क्या विशेषता बताए, प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे उचित ठहराए जा सकते हैं? क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे उचित ठहराए जा सकते हैं? जैसे इसमें मोनार्च की बात होगी, समझिए किसकी बात होगी, मोनार्च। तो पहले क्या था, मोनार्च व्यवस्था की, अब क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय पीपल, में भी डायरेक्टली में भी इनडायरेक्टली, यानी कि भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं होगा। तो आज के सिनारियों में सही है, गलत है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं, तो इससे क्या होगा, एक ही व्यक्ति का शासन रहेगा, शासक निरंकुश हो सकता है। इसके बारे में अपना 100-150 वर्ड लिख के ले आना। हाँ, 100 वर्ड या 120 वर्ड लिख के ले आना, ठीक है। और कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो, कोई किसी को समस्या हुई हो तो पूछ लो। राजनैतिक और राजनीति में ऐसा कोई मतलब मेन डिफरेंस तो नहीं होता है। ऐसा कोई स्लाइटली डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है। राजनीतिक हो चाहे राजनीतिक हो, ऐसा कोई अंतर नहीं होता। थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, बता दीजिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। BNSS जैसे जो आपकी पहले, हाँ, IPC की इंडियन पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड, इसका अब नया नाम क्या कर दिया गया, BN, ये तो बोलते हैं, अच्छा, भारतीय न्याय संहिता। पहले था भारतीय दंड संहिता, इसको क्या बोलते थे, भारतीय दंड संहिता, और इसको क्या बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता। इसमें क्या था, ये हो गया था पुराना, इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए, इसमें से बहुत सारे निकाले गए। इसमें 511 धारा थी, इसमें शायद 357 है, धारा क्या हो गई है, कम हो गई है। इसमें नई चीज क्या जोड़ी गई, जैसे देशद्रोह से संबंधित कानून, 0 FIR, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस है, इसके लिए प्रावधान किए गए। अब 0 FIR क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए घटना यहाँ हुई हो, मुकदमा आपके दूसरे जिले के थाने में भी हो सकता है। अब पहले क्या था, जहां पे घटना हुई या मुकदमा वहीं दर्ज कराइए। देशद्रोह से संबंधित कानून को इसमें रखा गया, ठीक है। जो फालतू कानून थे, जिनका कोई मतलब नहीं था, उनको निकाल दिया गया, यानी इसी को क्या कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया, और उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी गई। आई बात समझ भाई। और किसी को पूछना है भाई, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, पहले था, अब नहीं ऐसा है, आप कहीं भी लॉन्च कर सकती हैं। हाँ, अगर घटना यहाँ की है, आप दूसरे थाने में भी जाके उसकी FIR दर्ज करा सकती हैं, ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकती हैं। अब इसको भी IPC में डाल दिया गया, इस BNSS में डाल दिया गया। हाँ बोलो क्या? नहीं, वो तो कोर्ट वगैरह चलेगी ना, वो केस को उस थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उस केस को उस थाने में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये FIR कहीं भी दर्ज कर सकते हैं। IAS में पूछा भी गया था 0 FIR के बारे में, इस बार 0 FIR के बारे में पूछा गया था। तो मुकदमा जरूरी नहीं उसी में करो, कहीं बाहर कर सकते हो, वहां रजिस्टर्ड करके उस थाने को भेज दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये सब इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है।
हाँ, प्रतिषेध तब लागू होता है जब कोई न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से आगे जाकर के सुनवाई करता है। जैसे आपको 3 साल के मुकदमा की सुनवाई करने का अधिकार है, आप 7 साल वाले मुकदमे की सुनवाई करते हैं, यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहां पे क्या लागू होगा? प्रतिषेध। उत्प्रेषण कहाँ लागू होगा? जैसे किसी कानून के में इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ी है, कानून के लागू करने में गड़बड़ी है, कोई गलत डिसीजन देने वाला है या दे दिया गया है, तो उस मामले में उत्प्रेषण लागू होता है। तो वहां मामले को रोकेगा भी और अपने पास मंगा लेता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, और कोई डाउट नहीं ना? तो फिर छुट्टी है, नहीं डाउट है, बंद कर दो।